अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों के पास नए दिन और नए लगन के साथ हाजिर भी हूँ। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह थोड़ा सा मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस दौर में। ठीक है, तो देखिए, हिम्मत नहीं हारनी, पुरअज़म रहना है, अल्लाह पे तवक्कल करनी है और स्ट्रगल करनी है, और हर चीज़ इसके साथ आसान होती जाएंगी। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इन दोनों को समझने से पहले आप लोगों को इन तीनों को समझना ज़रूरी है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन। ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इसमें किरदार है, इलेक्ट्रॉन को इसे ही समझे। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये तीनों क्या है आप लोगों के पास? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एटम क्या पढ़ा था? एटम हमने पढ़ा था कि यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, यानी सबसे छोटा एलिमेंट। तो ये आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और इसमें जो है आप लोगों के पास चार्जेस होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन आप लोगों के पास क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो आप लोगों के पास हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन आप लोगों के पास क्या है? ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक हो गया। अब समझते हैं हम एटॉमिक नंबर को। ठीक है, एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, इन दी, अब ये टर्म क्या है? इन दी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, न्यूक्लियस किसे कहते हैं? एक एटम है, ये आपके पास एक एटम है, इसका जो सेंटर पार्ट है उसको आप कहते हो न्यूक्लियस। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप लेते हो हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन H2 कह लो। ठीक है, हाइड्रोजन का है तो आपके पास क्या होता है? हाइड्रोजन, देखें, कोई भी एटम है उसके शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास न्यूक्लियस है और ये आपके पास शेल है। ठीक है, न्यूक्लियस में आपके पास क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जो सेंटर पार्ट है न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि ये जो रिवॉल्विंग पार्ट है ये रिवॉल्व होता रहता है, ये शेल्स। ठीक है, और उस पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़ा था नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जबकि प्रोटॉन आपके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, और न्यूट्रॉन आपके पास क्या है? न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन्स की हमने बात नहीं की, इसमें हमने कहा कि सिर्फ जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर वो आपके पास एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन, यानी दोनों हाइड्रोजन को मिला के 2 प्रोटॉन्स, यानी H2 के पास आपके पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो 2 प्रोटॉन्स हो गया ये, तो 2 प्रोटॉन्स आपके पास एटॉमिक नंबर, यानी हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है। ठीक हो गया। इन एटॉमिक नंबर हमने क्या पढ़ा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो हाइड्रोजन का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो 2 है, तो इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर 2 है। ठीक है, अब आपके पास जो मास नंबर है, मास नंबर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कहाँ पे मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं ना। तो ये जो मास नंबर है, एटॉमिक नंबर को हमने सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहा। अब मास नंबर जो एटॉमिक नंबर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, इन दोनों के सम को मास नंबर कहते हैं। इसके अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं हीलियम का। ठीक है, हीलियम आपके पास क्या है? हीलियम आपके पास है यहाँ पे, अगर आप पेरियोडिक टेबल की स्टडी करते हो ना, पेरियोडिक जो टेबल है उसकी अगर आप स्टडी करो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हीलियम का जो मास नंबर, एटॉमिक नंबर कितना है। एटॉमिक नंबर वहाँ पे दिया हुआ होगा 2।
ठीक है। और मास नंबर दिया हुआ होगा हीलियम का, यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं 2 एटॉमिक नंबर और 4 आपके पास मास नंबर, ठीक है, इस तरह से शो करते हैं। तो 2 यहाँ पेरियोडिक टेबल में इस तरह से दिया हुआ होगा। अब मास नंबर 4 कैसे हुआ, तो कहा कि आपके पास जो है ना इन दोनों को जब माइनस करेंगे, ठीक है, 4 में से आप कर दो -2, तो यानी एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को जब माइनस करोगे तो आपके पास मिलेगा मास नंबर, ठीक है, यानी एटॉमिक मास मिलेगा। तो ये आपके पास कितना हुआ 2, यानी 2 आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और 2 आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। यानी सम कहा था ना हमने, मास नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के इक्वल है। तो अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास मास नंबर मिलेगा। तो हीलियम का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी 2 है, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो भी 2 है, ठीक हो गया। तो मास नंबर भी आप लोगों को समझ आ गई और एटॉमिक नंबर भी आप लोगों को समझ आ गई। अब टॉपिक आता है रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है कि द मास ऑफ एन एटम, ठीक है, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, रिलेटिव टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास आपके पास क्या है कि किसी भी एटम या एलिमेंट, ठीक है, यानी किसी भी एटम का जो मास है, ठीक है, वो अगर रिलेट हो कार्बन 12 के मास के, ठीक है, यानी कार्बन 12 का मास कितना है 12 AMU है ना, एटॉमिक मास यूनिट। फिर इसका जो आपके पास यूनिट है वो है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, जो रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो कार्बन यानी किसी भी एटम और एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, ठीक है, मास नंबर है, वो रिलेट करे मास ऑफ एन कार्बन 12, उसको आप कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। इसके अंदर आपके पास जो मास ऑफ कार्बन 12 आपके पास 12 AMU है, ठीक है। अगर आपने वहां से AMU को फाइंड आउट करना है, 1 AMU कितने के बराबर हुआ, तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि मास ऑफ 1 कार्बन 12 आपके पास होता है 12 AMU, ठीक हो गया। तो आपके पास क्या होगा कि अगर 1 AMU फाइंड आउट करना है तो आपके पास जो मास ऑफ 1 कार्बन 12 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा 12 AMU हो जाएगा, ठीक है। तो 1 AMU आपके पास इसके बराबर हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हमने कुछ आपके पास दिए हुए हैं कि कुछ एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मास है बुक में, ठीक है, उसको ज़रा स्टडी करें तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। और ये रिलेटिव एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास नंबर है, ठीक है, एटॉमिक जो आपके पास सॉरी मास नंबर आपके पास कहलाएगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में कंफ्यूज नहीं होना। एम्पेरिकल फार्मूला आपके पास जो सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड के अंदर, ठीक है, किसी भी कंपाउंड के अंदर एक केमिकल फार्मूला है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लोगों को शो किया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कह लो कि आपके पास है OH, ठीक है, OH आप लोग कर लो, ठीक है। OH का देखें इसमें रेशो है ना, अभी ये ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, तो ये 1:1, ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो गया, ठीक है। या आप कह लो कि C6H12O6 है ना, आप इसको सिंपलेस्ट किस तरह से कर सकते हैं, 6 हो गया, 12 हो गया और 6 है ना, तो आपके पास 6 1 जा 6, रेशो हम किस तरह से निकालते हैं, डिवाइड यानी इसकी मल्टीपल्स को देखते हैं, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 12 और 6 1 जा 6, तो ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो गया 6 2 जा 12, सॉरी मैं केमिस्ट्री पढ़ा के अब वो मैथ्स भूल गई हूँ। 6 2 जा 12 हो गया और 6 1 जा 6, तो ये आपके पास 1:2:1, ठीक हो गया। ये आपके पास सिंपलेस्ट केमिकल फार्मूला है जिसको हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं, यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर जो आप करते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में जिसका रेशो निकालते हो वो आपके पास होता है एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। अगर आप इसको यानी डिफाइन करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं
कि इम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, या आप कह सकते हो कि इम्पेरिकल फार्मूला, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, दैट, या फिर इन द केमिकल फार्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट, ठीक है, सिंपलेस्ट का नाम लिखना है, होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स, ठीक है, ये आगे इम्पेरिकल फार्मूला। अब आता है आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास सिंपलेस्ट नहीं होता, वो एक्चुअल रेशो होता है, ठीक है, यानी एक्चुअल, या आप लिख सकते हो या मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंक भी खत्म हो गई, द एक्चुअल गिव्स द एक्चुअल होल नंबर, ठीक है, रेशोज ऑफ एटम्स। अब ये क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला हमने क्या कहा कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है, यानी रेशो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास एक्चुअल रेशो है। फॉर एग्जांपल हमने ग्लूकोज की बात करनी है, से 6H12O6, ठीक है, यही आपके पास क्या है 6:12:6। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि आपने एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है किस चीज़ का, ग्लूकोज का, तो ये जो एक्चुअल रेशो होता है जो कि मजीद सिंपलर नहीं किया जाता, हालांकि ये हो रहा है, ये मल्टीपल्स हैं, 6 के मल्टीपल्स में है 12, ये हो रहा है आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, लेकिन ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ एक्चुअल को वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाना होता। जबकि एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है। हमने पढ़ा था कि C6H12O6 है ना, जिसमें हमने 6:12:6 में पढ़ा के 6 1 6 6 2 12 और 6 1 6, यानी आपके पास CH2O, ये आपके पास क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज है, जबकि ये आपके पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज है। ठीक हो गया जी। चलिए फिर यहीं पे लेक्चर एंड कर देते हैं, ठीक है, कल हम नए लेक्चर के साथ दोबारा से हाजिर हो जाएंगे। इसमें जो सेल्फ असेसमेंट है, इसके आगे जो मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए, या एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट करने के लिए, तो फिर उस पर हम देखें एंड कर देते हैं ना ये चैप्टर, तो फिर उसके बाद हम सेल्फ असेसमेंट और एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। फिलहाल के लिए यहीं पे एंड कर देते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है, पसंद आ जाए तो कमेंट भी कीजिएगा। और जो यानी आप लोगों ने समझना है, जो टॉपिक आप लोगों को मुश्किल लग रहा है उसको कमेंट में बताइएगा, मैं उसके लिए फिर जल्दी से उसके लिए एक वीडियो बना देती हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।